हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2018 रिलीज्ड इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है अ मदर्स लव। कहानी की शुरुआत होती है मारूनी नाम के एक लेडी के साथ जिसे एक काम मिला है एक बहुत बड़े अबांडन्ड हाउस को क्लीन करने का, वो भी 3 दिन के अंदर। घर के ओनर सालों बाद घर लौट रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। इस काम के लिए मारियूनी को अच्छा खासा पे किया जा रहा था, तो वो उसी दिन से काम पे लग जाती है और इस काम में उसका 7 साल का बेटा जोडी भी उसकी हेल्प करता है। एक्चुअली मारूनी उसे अपने नजरों से दूर करना नहीं चाहती, इसीलिए जहाँ भी जाती है उसे साथ लेकर जाती है, नहीं तो वो छोटा सा बच्चा क्या ही मदद करेगा। पूरा दिन काम करने के बाद जब माँ बेटे थक हार के घर लौटते हैं तो उनके लिए एक नई मुसीबत ऑलरेडी वेट कर रही थी। घर के ओनर ने दरवाजे पे ताला लगा दिया था, क्योंकि लगातार वार्निंग के बाद भी ना मारूनी रेंट पे कर पाई थी ना घर खाली कर रही थी। मारूनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो दे नहीं पाई। अभी काम मिला है तो वो 3 दिन में सारा पैसा पे कर देगी। अभी अचानक घर खाली करना पड़ा तो वो इस छोटे से बच्चे के साथ कहाँ जाएगी। सब कुछ सुनने के बाद वो आदमी उसे चाबी तो दे देता है, मगर हाथ में नहीं, कहीं दूर फेंक देता है, जो सीधा जाके गिरती है ड्रेन में। क्या खरूस आदमी है। मारूनी को उस गंदे पानी के अंदर हाथ डाल के चाबी निकालना पड़ता है। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। वो गरीब है, मजबूर है, मगर है तो इंसान ही ना। ऐसा बर्ताव शायद वो डिजर्व नहीं करती। वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ और एक पल भी नहीं रुकेगी, मगर जाने से पहले उस घटिया आदमी को सबक जरूर सिखाएगी। बदला लेने के लिए वो उसी का तरीका अपनाती है। उस गंदे नाली के गंदे पानी से पूरा घर को भर देती है और फिर अपने बेटे को लेकर उसी घर में वापस चली जाती है जहाँ अगले 3 दिन उसे काम करना है। कम से कम यहाँ चैन की नींद तो मिलेगी ना, बात का बाद में देखा जाएगा। दोनों को ही बहुत भूख लगी थी, तो मारूनी जाती है किचन में नूडल्स बनाने। तभी उसे ऊपर एटिक में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। पहले उसे लगता है जोडी खेल रहा होगा, वो आवाज भी लगाती है और तब जाके उसे पता चलता है वो तो उसके पास ही खड़ा है। तो ऊपर कौन है? मारूनी ज्यादा ध्यान नहीं देती, पुराना घर है, चूहे होंगे शायद। मगर जैसे जैसे रात बढ़ती गई ये आवाजें भी उतनी ही तेजी से बढ़ते गए। अभी ये आवाजें किसी चूहे के नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान चल रहा हो। मारूनी को तो नींद ही नहीं आ रही थी आवाज से, तो फाइनली वो चेक करने की डिसाइड करती है। मगर वहां जाने पर उसे जो दिखता है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। एटिक के आधे अंधेरे कॉर्नर्स में मारूनी को छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जो बिल्कुल किसी घोस्ट की तरह दिख रहे थे। डर से मारूनी की हालत खराब हो जाती है। वो उसी वक्त अपने बेटे को लेकर घर से निकल जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। बाद में पता चलता है वहां 20 से भी ज्यादा बच्चे थे, सभी के सभी मैल नरिश्ड एंड डिहाइड्रेटेड। उनका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो लोग बता नहीं पाते वो कौन है और वहां कैसे पहुंचे, एज इफ उनका मेमोरी ही डिलीट हो चुका था। पुलिस को एटिक में हर जगह ह्यूमन पूप दिखते हैं, जो एक्चुअली इन बच्चों का खाना था। भूख लगती थी तो वो लोग अपना ही पूप खाते थे। ऐसा हादसा ना कभी किसी ने पहले देखा था ना सुना था, तो ऑब्वियसली पूरे शहर में इस केस को लेकर बात होने लगी थी। सभी को जानना था किडनैपर कौन है। मगर हैरानी की बात तो यह है, पुलिस को पता चलती है उन बच्चों में से एक बच्चे की पेरेंट उस घर के मालिक थे। सालों पहले उस बच्चे के गुम हो जाने के कारण ही वो लोग और शिफ्ट कर गए थे। उन्हें क्या पता था उनका बेटा उसी घर में है। ऑन द अदर हैंड हम मारूनी को देखते हैं। उसे जो पैसा मिला था उससे उसने एक नया घर रेंट पे लिया है और वहां जोडी के साथ सेटल होने की कोशिश कर रही है। उस केस से उसका कोई लेना देना नहीं, ना वो रखना चाहती है। इवन कल भी कैमरा के सामने उसने अपना चेहरा छुपा लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी को पता चले वो कहाँ है। उसे डर है उसका हस्बैंड उससे जोडी को छीन लेगा। मगर क्या उसके ना चाहने पर यह किस्सा खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। उसे पता नहीं था उस रात उस घर से उसने किसी और को भी अपने साथ लेकर आई है, जो किसी काले साए की तरह उनके जीवन से जुड़ चुका है। उसी रात एक हादसा होता है। मारूनी सो रही थी, अचानक किसी के बुलाने पर उसकी नींद टूट जाती है। उसे लगता है जोडी होगा,
मगर असल में उसके कमरे में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की रूह खरी थी, बिल्कुल उन एटिक वाले चिल्ड्रन की तरह जो उसके जागने के साथ साथ ही कहीं गायब हो जाती है। मगर आखिर वो स्पिरिट्स थे किसके और किस अनहोनी का संकेत दे रहे थे वो लोग? मारूनी की लाइफ ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। इतनी कोशिश करके भी वो अपने बच्चे को खुश नहीं रख पाती। उसे भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना था, मगर उसके माँ के पास पैसे ही तो नहीं थे। वो इस रोज रोज के शिफ्टिंग से परेशान हो चुका था। उसे भी दोस्त बनाने थे, उनके साथ खेलना था। मारूनी तो उसे कभी अकेले बाहर जाने ही नहीं देती। गुस्से में जोडी तो ये तक कह देता है कि मारूनी बहुत बुरी है, बहुत बहुत बुरी। ये सुनकर मारूनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे को बाथरूम में लॉक कर देती है। लेकिन ज्यादा देर नहीं, कुछ देर बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो जल्दी से जोडी को बाहर निकाल लाती है और उसे समझाती भी है। मगर इसके बाद से ही घर का माहौल तेजी से बिगड़ने लगता है। कुछ बहुत अजीब हादसे होने लगते हैं उनके आसपास, जैसे दरवाजे का अपने आप बंद हो जाना, टीवी लाइट्स ऑन हो जाना। एक दिन ऐसे ही डिनर करते वक्त टीवी पर न्यूज चलने लगती है। उस एटिक केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा था। एक स्पिरिचुअलिस्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिस्टर रहमत का कहना था उन बच्चों को किडनैप एक स्पिरिट ने किया है जिसका नाम वी वी है। ये एक औरत की आत्मा है जिसने सुसाइड कर ली थी क्योंकि वो कभी मां नहीं बन पाई। उन बच्चों को इंटेरोगेट करके भी पुलिस को कुछ ऐसा ही जवाब मिला था। उनका कहना था कि उन्हें किसी ऐसे लेडी ने किडनैप किया है जिसके विंग से वो लोग उड़ के इस घर में आए थे। व्हाट नॉनसेंस। इन सब चीजों पर मारूनी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो टीवी ऑफ कर देती है और जैसे ही वो कमरे में लौटती है उसका होश ही उड़ जाता है। पूरे कमरे में उनका खाना बिखरे पड़े थे। मारूनी और खुद को संभाल नहीं पाती। उसके पास लास्ट जो पैसे थे उसी से उसने ये खाना खरीदा था और जोडी ने उसी को फेंक दिया। बहुत डांटती है वो जोडी को, जबकि वो बार बार कह रहा था कि ये उसने नहीं किया, वो तो बाथरूम में था। लेकिन अगले दिन एक और हादसा होता है। मारूनी ने रिसेंटली लॉन्ड्री बिजनेस स्टार्ट किया था। पड़ोसियों के कपड़े लाके वो घर में धोने लगी थी, ये सोचकर कि इससे जो पैसे मिलेंगे उससे वो जोडी को स्कूल में एडमिशन दिला पाएगी। पूरा दिन उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही थी। लेकिन एक दिन वो नोटिस करती है कपड़े को बाहर देने के साथ साथ कहीं से उन पर कीचड़ के दाग लग रहे थे। जोडी से पूछने पर वो तो इनकार करता है। तो अगली बार मारूनी अपने फोन का कैमरा ऑन करके खिड़की के सामने रख देती है और उसे सबूत मिल जाता है कि ये जोडी ही कर रहा है। वो ही उन कपड़ों को बार बार गंदा कर रहा है। गुस्से में मारूनी पागल हो जाती है, हाथ उठा देती है अपने इकलौते बेटे पर। उसे समझ नहीं आ रहा था जोडी ऐसा क्यों कर रहा, कैसी बदतमीजी है ये। मारूनी इतनी अपसेट हो जाती है कि वो लाइफ में पहली बार जोडी को लिए बिना ही घर से निकल जाती है, बस कुछ देर के लिए। ये उसका पनिशमेंट था और मारूनी को अपना फ्रस्ट्रेशन भी तो निकालना था। कोइंसिडेंटली जहां वो रुकती है वहां टीवी पर उसी स्पिरिचुअलिस्ट मिस्टर रहमान का इंटरव्यू चल रहा था। उस दिन तो मारूनी ने पूरा सुना नहीं, तो आज सुनती है और उसे पता चलता है वही बच्चों से बहुत प्यार करती है। जिंदा रहते वक्त तो उसे नसीब नहीं हुआ, इसीलिए मरने के बाद उन्हें अपने पास रखने की पूरी कोशिश करती है वो। लेकिन उन्हें वो प्रॉपर फूड नहीं दे पाती, खाली पेट ही बेचारे उन बच्चों को मरना पड़ता है और वही उनके लाशों को खा जाती है। उस एटिक में भी शायद यही हुआ था, शायद इसीलिए पुलिस को किसी की लाश नहीं मिली, जबकि बच्चे कह रहे थे कि उनके साथ और भी बच्चे थे। मारूनी को ये भी पता चलता है कि वही सभी बच्चों को नहीं उठाती, उसकी नजर सिर्फ उन्हीं पर पड़ती है जो नेग्लेक्टेड है, जिनके पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल जैसे अभी जोडी की हालत है। जैसे ही मारूनी को ये बात रियलाइज होती है वो भागती है घर के तरफ, मगर जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका था। जोडी गायब हो चुका था, वही उसे लेकर जा चुकी थी। मारूनी को दिखते हैं तो सिर्फ उन बच्चों के स्पिरिट्स जो टीवी की तरफ इशारा कर रहे थे और टीवी पर चल रहा था न्यूज, जिसे देखकर मारूनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अपने उस असलियत से वो रूबरू होती है जिससे वो अनजान थी। उसे पता चलता है उस घर से पुलिस को वो अकेली ही मिली थी, जोडी नहीं था उसके साथ, क्योंकि उसकी मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी अपने पापा के साथ एक कार एक्सीडेंट में। मारूनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उसके दिमाग में जोडी जिंदा रहा।
लेकिन उसके सिवा बाकी किसी को जोडी दिखता नहीं था। इसीलिए जब वो उससे बात करती थी सभी अजीब नजरों से घूरते थे उसे। फाइनली जब वो उस वीडियो को चेक करती है उसे जोडी की जगह वो खुद दिखाई देती है, कपड़ों को गंदा करते हुए। इसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। उसे मानना ही पड़ता है कि जोडी नहीं है और वो खुद बीमार है। मारूनी उसी रात जाके खुद को एक मेंटल असाइलम में एडमिट कर लेती है। बाकी का जीवन वो यहीं बिताएगी अपने बेटे की याद में। मगर भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। कुछ दिन बाद ही उसे अपने हॉस्पिटल में वही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दिखते हैं, मिस्टर अहमद। पता चलता है वो यहाँ के एक डॉक्टर के पिता है और वो काफी जेन्युइन नॉलेजेबल पर्सन है। जो भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, फालतू की फिजूल बातें वो नहीं करते। मतलब वो एटिंग वाले वो सब बातें भी सच थे। उसी वक्त मारूनी भागती है उनसे बात करने और उसे जो पता चलता है उससे उसे एक दूसरा झटका लगता है। उसे पता चलता है वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है। उसके दिमाग में जोडी को लेकर कोई इल्यूशन नहीं है, वो सच में ही एग्जिस्ट करता है। वीवी ने उसे मैनिपुलेट किया है, उसे वो सारी चीजें दिखाई है, सुनाई है, जिससे मारूनी अपने रियलिटी को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाए। उसे लगने लगे कि वो पागल है और वो अपने बच्चे के एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर दे, क्योंकि वो मारूनी से बदला लेना चाहती है। उसने उसके बच्चों को छीना है तो वो अपने बेटे के साथ कैसे रह सकती है। ये सारा खेल उसी इविल स्पिरिट का है। उनकी बातें सुनकर मारूनी फिर से एक बार अपनी यादों में झांक कर देखती है। उस घर में जाने के बाद से जो कुछ भी हुआ हर एक मोमेंट को वो एनालाइज करती है और उसे यकीन हो जाता है क्या सच है और क्या झूठ। जोडी हमेशा से उसके साथ था। उस वीडियो में भी पहले उसने जो देखा वही सही था, जबकि दूसरी बार वो वीवी के कब्जे में थी और उसे सिर्फ वही दिखाई दे रहा था जो वो दिखा रही थी। वो शुरू से ही माँ बेटे के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही थी। इसी के कारण उन दोनों में झगड़ा हो रहा था। मारूनी को लग रहा था जोडी उसके मेहनत और सैक्रिफाइसेस को अनदेखा कर रहा है, जबकि सारा दोष वीवी का था। वो कर रहा था सब कुछ। अभी जब मारूनी को सच्चाई पता चल चुकी थी तो वो भागती है अपने बेटे को बचाने। उसने खुद ही खुद को एडमिट किया था। उसके अंदर पागलपन के कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो उसे बाहर जाने से किसी ने नहीं रोका। देर रात वो पहुंच जाती है उसी घर में, उसी एटिक में जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। जोडी वहीं पर खड़ा था। बहुत कमजोर दिख रहा था वो, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ वो इविल स्पिरिट भी थी। मारूनी जानती थी इससे वो लड़ नहीं सकती, लेकिन अगर जोडी खुद चाहे तो वो अपनी माँ के पास वापस आ सकता है। उसे बस जोडी को याद दिलाना होगा वो उससे कितना प्यार करती है। वो नेग्लेक्टेड नहीं है, उसकी माँ है उसका ख्याल रखने के लिए। फॉर्चुनेटली उसके पुकार से जोडी को सब कुछ याद आ जाता है और वो झट से जाकर अपने माँ को गले लगा लेता है। अभी और कोई उन्हें अलग नहीं कर पाएगा, ना भगवान ना कोई शैतान। उधर वीवी भी धीरे धीरे उनके तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन मारूनी हार नहीं मानती, भागती नहीं। वो अपने बेटे को पकड़ के खड़ी रहती है। ये बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना प्योर था कि शायद वो शैतान भी इसे फील कर पा रही थी। वो खुद भी तो ऐसा ही माँ बनना चाहती थी कभी। तो वो उन पर हमला नहीं करती, हर्ट नहीं करती उन्हें, उल्टा उन्हें हक करती है और फिर कहीं गायब हो जाती है। मारूनी और जोडी उसके साए से निकल चुके थे। अब उन्हें और कोई खतरा नहीं था, तो वो लोग सही सलामत घर वापस चले जाते हैं और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों ऑनेस्टली मुझे ये कहानी काफी अलग लगी। लास्ट वाला ट्विस्ट सच में ही कंफ्यूजिंग थी। सच और झूठ में फर्क कर पाना मारूनी के लिए सच में ही चैलेंजिंग बन चुका था। मगर वो है तो आखिर एक माँ ही ना, और एक माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है। अपने औलाद के लिए वो भगवान से भी लड़ सकती है, कहीं से भी ढूंढ निकाल सकती है उसे। तो ये वी क्या चीज है। ओवरऑल स्टोरी काफी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। आपको वीडियो कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।